नमस्कार जय साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सॉल्यूशन में। मैं डिस्कस करने वाला हूं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का विज्ञान विषय को। इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी परीक्षा में बारी बारी से पूछे जाते रहे हैं। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि आपको 25 में 25 नंबर दिलाने का सारा काम करेगा, क्योंकि इस वीडियो की सीरीज आपको नेक्स्ट डेज आपको डेली की डेली मिलती रहेगी आपकी, क्योंकि परीक्षा भी बहुत जल्द होने वाली है। इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी सारे कराने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप एग्जाम सर स्टडी को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डीएलएड सीटेट यूपीटेट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली वीडियो डीएलएड की हो, चाहे यूपीटेट की हो, चाहे सीटेट की, आपको मिलती रहेगी। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चालना प्रक्रिया से किस प्रकार के अवयव अलग होते हैं। हम जान लेते हैं भैया चालना प्रक्रिया क्या होती है और इसके हम डिटेल में समझेंगे। हम बात करते हैं चालना के बारे में, यानी कि भिन्न भिन्न आकार के अवयव वाले मिश्रण को भिन्न भिन्न आकार की छेद वाली चलनियों के द्वारा अलग करते हैं। इस प्रक्रम को हम चालना कहते हैं। जैसे कि आपने जाना एक चलनी होती है, चलनी से क्या किया जाता है कि भैया आटा का छानते हैं, उसमें क्या होता है जो बड़े कण होते हैं अलग कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम चालना प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं भैया आटा से भूसी को अलग करते हैं। उदाहरण के लिए बालू से कंकड़ हटा लेते हैं और चीनी से भी कुछ जो बड़े कण होते हैं निकाल लेते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर सूजी और मैदा से अनावश्यक अवयव चालना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी कि जो चलनी प्रक्रिया है उसी को हम चालना प्रक्रिया कहते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका जो क्वेश्चन आपका है परीक्षा में गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है कि तलछटीकरण प्रक्रिया को समझाइए। हम बात करते हैं तलछटीकरण के बारे में। तो इसमें क्या दिया है कि तलछटीकरण जो प्रक्रिया है, आशय ये है कि द्रव में अभिलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहा जाता है। चलिए ध्यान से समझ लेते हैं। तलछटीकरण प्रक्रिया का उदाहरण निम्न प्रकार से है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि रेत मिले पानी को एक बीकर में लेकर रखने पर रेत नीचे बैठ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पानी है, उसमें रेत मिली हुई है, तो हम क्या करते हैं भैया पानी को थोड़ी देर रख देते हैं और उसके बाद क्या होता है रेत जो है नीचे बैठ जाती है और उसके बाद हम पानी को निकाल देते हैं तो रेत नीचे रह जाती है और पानी निकल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तलछटीकरण जो प्रक्रिया है, तलछटीकरण है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी था कि बीनना किसे कहते हैं, तो आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। पहला आपका बीनना दिया, दूसरा ऊर्ध्वपातन है, उसके अलावा आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि भी मिल जाएगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन जो परीक्षा में 100% आने वाला है। तो पहला देख लेते हैं बीनना के बारे में। तो बीनना के बारे में जान लेते हैं। कुछ अनाजों जैसे कि आप जानते हैं, गाँव में अगर रहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक, यानी कि जैसे कि आप देखा हो गांव में फसलें आती हैं, जब फसलें को मतलब साफ़ किया जाता है, साफ़ करने से पहले उसमें क्या होता है भैया कंकड़ मिट्टी सब मिले होते हैं, उनको अलग करके ही जो किसान हैं मार्केट में बेचते हैं। तो उनसे पहले क्या करते हैं भैया बीनना प्रक्रिया करते हैं, कंकड़ और मिट्टी को हटाते हैं फसल से। तो जो उन अनाजों की आकृति आकार और रंग से भिन्न होते हैं, इन्हें हाथ से बीन कर पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया बीनना कहते हैं। यानी कि हाथों से जो उसमें फालतू की चीज़ें जो कंकड़ मिट्टी होती है उसको हटाते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है बीनना के अंतर्गत आ जाती है। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि बीनना आपके लिए इजी हो जाएगा, आप समझ चुके होंगे। अगर आप अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अब ऐसे ही समझते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं। वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपने तीनों उदाहरण में कुछ नहीं देखा हो तो आपने कपूर जरूर देखा होगा, या हवन में आप घरों में कपूर को जलाते हैं तो कपूर क्या होता है, आपको जलने के बाद उसका कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि वो जो क्या होता है गैस के रूप में ऊपर चला जाता है। कपूर जलने के बाद सीधा द्रव में नहीं बदलता है, द्रव में बदले बिना सीधा गैस में बदलता है और गायब हो जाता है। यही प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जब भी ऊर्ध्वपातन पूछा जाए तो आप कपूर याद रखिएगा। कपूर जैसे ही आपको याद आएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है कि कपूर जल जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है, और यही प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। यानी कि क्या करते हैं भैया कि जैसे कि आपके लोहे के कण हैं किसी भी चीज़ में मिले हुए हैं तो हम क्या करेंगे भैया कि चुंबक को ले आएंगे और उसमें अगर चुंबक रख देंगे पास में सारे लोहे के कण जो हैं चुंबक में चिपक जाएंगे और जिससे क्या है भैया चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम कहते हैं। तो इस विधि द्वारा देख लेते हैं उन मिश्रणों के अवयव को पृथक करते हैं जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ अवश्य उपस्थित हो, यानी कि चुंबक से क्या करता है भैया आकर्षित करता है, जैसे कि लोहा हो गया। इस मिश्रण के पास जब चुंबक लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक में चिपक जाते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं जो कि हमने आपको बताया था कि लोहे के बुरादे में जो बालू के मिश्रण को उथले पुथले बर्तन में लेकर इसको चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो लोहे के जो कण हैं ये चुंबक में चिपक जाते हैं जिससे क्या है पृथक्करण विधि हमारी पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह विधि द्रव में विलय ठोस को शुद्ध या पृथक करने में प्रयोग की जाती है। किसमें? ये विधि जो है विलय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। अशुद्ध ठोस अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव घोलते हैं। इस घोल को फिल्टर पेपर में छान लेते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ रवे यानी क्रिस्टल जिसे बोलते प्राप्त होते हैं। फिटकरी मिश्री आदि में ये रवे इस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये विधि जो हमारी क्या है क्रिस्टलीकरण विधि कहलाती है। इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट के अंतर्गत लिख लीजिएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं बलों के बारे में और अगला क्वेश्चन इसी में एक बन जाता है कि गुरुत्व बल या पेशीय बल को उदाहरण देकर आपको बताना है। पहले हम बात कर लेते हैं पेशीय बल के बारे में। तो पेशीय बल क्या होता है? सीधी सी बात यह है कि यानी कि किसी भी जीव द्वारा बल लगाकर किया गया कार्य जो है जिसे उसके पेशियों में जो तनाव पड़ता है वो हमारा पेशीय बल होता है। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, यानी कि बैलों की जो पेशियों में खिंचाव आता है तो ये हमारा बैलों द्वारा लगाया गया पेशीय बल होता है। पानी से बाल्टी जैसे कि हम उठाएंगे तो हमारी पेशियां जो हैं तन जाती हैं तो ये भी हमारा एक पेशीय बल हो जाएगा। किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, जैसे कि आपने देखा होगा लोहार जो है हथौड़े से पीटते हैं तो वो पूरा पेशीय बल लगाकर जोर लगा के करते हैं। टमाटर को दबाना आदि पेशीय बल के उदाहरण हैं। यानी कि किसी भी जीव व्यक्ति या वस्तु मतलब जीव द्वारा किसी भी जीव द्वारा किया गया कार्य जिससे उसके पेशियों में बल पड़ता है वो हमारा पेशीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि गुरुत्वीय बल क्या होता है। तो गुरुत्वीय बल के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ये हमारा गुरुत्वीय बल है। पहले हम समझ लेते हैं इसका मेन रीजन क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा पहली बार जो ये है इसको किसने जाना? न्यूटन ने जाना। न्यूटन ने देखा कि सेब जो है भैया टूटता है और पृथ्वी पर गिर जाता है, ऊपर जाता है, ना दाएं जाता ना बाएं जाता है। तो इसका मेन कारण यह है कि जितने भी पिंड हैं संसार में सभी के अंदर गुरुत्वीय बल ज़्यादा होता है। जो पिंड जितना बड़ा होता है उसके अंतर्गत ज़्यादा गुरुत्वीय बल होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल चंद्रमा से ज़्यादा है क्योंकि चंद्रमा जो छोटा है तो पृथ्वी का 1/6 जो है चंद्रमा पर होता है। अगर हम बात करते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वीय बल है बहुत कम है। जो गैसें होती हैं हल्की होती हैं, गुरुत्वीय बल कम होने के कारण वो बाहर निकल जाती हैं जिससे वहाँ पर वायुमंडल नहीं बन पाता है। पृथ्वी पर ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर वायुमंडल है और जीवन यहाँ पर संभव हो सका है। तो यानी कि किसी भी पिंड द्वारा लगाया गया अपनी तरफ खींचा गया जो बल होता है वही हमारा गुरुत्वीय बल कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी पर हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो नीचे की ओर जाती है, यही हमारा गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ये हमारा क्या है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय बल के बारे में। चुंबक के लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। इससे क्या होता है? चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। यानी कि चुंबक और लोहे का बीच क्या होता है? आकर्षण होता है जिससे वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसी को हम क्या भैया? चुंबकीय बल कहते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युतीय बल क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लें, प्लास्टिक के पैमाने पर स्केल जिसे बोलते हैं को सूखे बालों के अथवा कागज़ से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाएं। कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा जो बल होता है विद्युतीय बल लगने के कारण लगता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल। हम बात करते हैं घर्षण के बारे में, यानी कि रोड पर जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं हम लोग
रोड पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, कैसे भी चलते हैं, ये संभव तभी हो पाता है जब हम लोगों के बीच जो है रोड या पैरों के बीच घर्षण बल लगता है, तभी संभव हो पाता है। यानी कि ऐसा बल किसी भी चीज़ को रोकने का जो विरोध करता है वो घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेज़ी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे गिर जाएं तो क्या होगा, चक्की की गति करेगी, घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। यानी कि कोई भी अगर चीज़, जैसे कि फर्श पे आप तेल डाल देंगे, अगर आप पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे, यानी कि आपका घर्षण बल कम हो जाएगा और जितना भी तल खुरदरा होगा उतना घर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, पुष्प के जड़त्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि पुष्प की जो जड़ है, जड़ तंत्र है, उसके बारे में हम जानने चाहेंगे। पहले बात करते हैं जड़ें के बारे में। जड़ें क्या होती हैं? जड़ों के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम चाहे जड़ों की बात करें, चाहे पौधे की बात करें, चाहे किसी मकान की बात करें, यानी कि हर चीज़ का एक मजबूती का जो मेन कारण होता है, उसका आधार होता है या उसकी जड़ होता है ना। तो बात करते हैं, क्योंकि जड़ ही पौधे का वह भाग होता है जो बीज के एक पौधा बनता है। जड़ें पौधे का वह भाग है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से दूर रहता है, अर्थात भूमि के अंदर दबा रहता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहते हैं, क्योंकि पौधा जो है जड़ से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको प्राइमरी भाग कहा जाता है, जिसे प्राथमिक भाग कहा जाता है हिंदी में, जिसमें विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर जाल बिछा देती हैं, जो पौधे के लिए जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। जड़ें पौधे को स्थिरता एवं मजबूती प्रदान करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जड़ें जो हैं कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। हम बात करते हैं जड़ों के प्रकार के बारे में। जड़ें जो है दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती हैं मूसला जड़ें, दूसरी होती हैं अवस्थानी जड़ें। अब हम बात करते हैं मूसला जड़ों के बारे में। मूसला जड़ें क्या होती हैं? मूसला जड़ का निर्माण जो है बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है। यानी कि बीजों का जो अंकुरण होता है उसी से क्या होता है, मूसला जड़ों का निर्माण होता है, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो पौधे के लिए जमीन से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ये कौन सी होती हैं? ये हमारी जो है क्या भैया, मूसला जड़ें होती हैं। कौन? ये वाली जो है हमारी मूसला जड़ें कहलाती हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं अवस्थानिक जड़ों के बारे में। इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है। किससे होता है? पेड़ के तने द्वारा होता है। ये तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती है, भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती। ये पौधों के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। इन जड़ों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में देख लेते हैं। एक होती है आपकी रेशेदार जड़ें, दूसरी बन जाती है वायवीय जड़ें। चलिए जान लेते हैं जड़ों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। हम बात करते हैं जड़ों के कार्यों के बारे में। ये पौधों को जमीन से क्या करते हैं, सादे रखती हैं, यानी कि पौधे को सादे रखती हैं, पौधे को गिरने नहीं देती। इनका कार्य क्या होता है, मेन कार्य ये होता है। दूसरा देख लेते हैं, भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के प्रयोग तक पहुंचाती हैं। यानी कि जड़ें जो है भैया जल जो है अवशोषित करके क्या पौधे को पहुंचाती हैं, खनिज लवण भी पहुंचाती हैं। इनका काम होता है किसका, जड़ का काम होता है। ये पौधे के तने में वृद्धि करती हैं, तना भी बढ़वाती हैं। कुछ जड़ों का कार्य पौधों को फुलाकर खाने योग्य बनाना भी होता है। जड़ें पौधों को स्थायित्व प्रदान करती हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। हम बात करते हैं अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसमें कौन सी गति होती है, उसमें भैया होती है घूर्णन गति। कौन सी? घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में जो हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक हमारा हो जाएगा आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा जो हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती एक एक विशेषता बताइए। तो इसका बारे में जान लेते हैं। जलीय पौधे के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे विभिन्न भागों को ध्यान में देखने पर मालूम होता है कि इसकी पत्तियां चपटी हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती हैं। इससे पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे की विशेषता और नाम लिखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा।
कीट बिच्छी पौधे जो दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, घटपर्ली और डोसरा ये इसके उदाहरण हैं। यानी कि एक ऐसा पौधा होता है, इसमें क्या होता है, इसके जो मुंह है खुला रहता है। जब भी इसके अंतर्गत कोई कीड़ा या कुछ चला जाता है, इसमें एक सुगंध आती है जिससे बहुत सारे कीड़े हैं जो इसके पास आते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसका जो जैसे ही कीड़ा इसके अंतर्गत चला जाता है, सो इसका मुंह बंद हो जाता है और ये क्या होता है, कीड़े का जो है भक्षण कर लेता है। इसलिए इसको कीट भक्षी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे की वीडियो सारे विषय के मिलते रहें। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।